हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, वो है मिनिमम मोलर मास डिटर्मिनेशन। तो इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो एटलीस्ट उस एलिमेंट का वन एटम तो होना ही चाहिए। लाइकवाइज वी सी if a compound has 8% sulfur by mass, then determine its minimum molar mass। ओके, और सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ऐसे तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं भाई। हम ये सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि सल्फर और कंपाउंड का जो रिलेशनशिप है वो ये है कि इधर 8 तो इधर 100। अब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो ये 1 तो ये 100/8 1 मास यूनिट, तो ऐसे हो गया। फाइनली भाई इसके कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि इस एलिमेंट का एक एटम तो इस कंपाउंड में होना ही चाहिए। तो ये 32, तो ये मेरा क्या हो गया? 100/8 इंटू 32। सॉल्व किया 400 आ गया। यानी हम कह सकते हैं मिनिमम मोलर मास हो गया 400 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं 28% Fe कर देते हैं इसको, है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहां इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 56। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसी पैटर्न से की जा सकती है। अब आयरन के लिए बात होगी कि इसका 28 मास यूनिट होगा तो इसका 100 हो गया। तो 56 के लिए कितना हो गया जो है वो 200 हो गया, 2 बार गया। दिस द 200। तो ये आंसर हो गया अपना 200 ग्राम पर मोल। तो मिनिमम मोलर मास डिटर्मिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की बात की जा रही है उसके रेस्पेक्ट में कम से कम उस एलिमेंट का 1 एटम तो होना ही चाहिए। तो उस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें वेरियस लॉज हम देखेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
तो वेरियस लॉज इसमें अपन देख रहे हैं। फर्स्ट अपन देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ जो दिया वो लेवोशिये ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द केमिकल इक्वेशन, in the chemical process, in the chemical change, total mass remains conserved। कैसे? जैसे सपोज करिए कि HNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। तो अगर इसका x ग्राम है और इसका y ग्राम है, शुरू में ये 0 0 है और इसका z ग्राम बन गया और रिएक्शन से ये फिनिश हो गए, है ना। तो हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये कितना बना होगा, x प्लस वाई माइनस जेड। तो बिफोर रिएक्शन क्या है, x प्लस वाई ग्राम, आफ्टर रिएक्शन भी क्या हो गया, x प्लस वाई ग्राम। तो एलजेब्रा की तरह है ना। टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेड। H2 प्लस हाफ O2 H2O है। तो ये 2 ग्राम, ये 16 ग्राम, तो वाटर कितना बन गया, H2O 1 मोल यानी 6 जो है वो 18 ग्राम हो गया। दैट इज योर 18 ग्राम। इस तरह से हमने यहां देखा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ का टाइटल है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ओके, और वी कैन से डेफिनेट proportion। Now let's see what this says. It was given by Prout। इसका स्टेटमेंट है कि in any compound whatever is its source or method of preparation, the percentage by mass of every element remains constant or it is in definite proportion। Likewise CO2 है, वैसे अपन कितनी तरीके से बना ले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करके बना सकते हैं। C प्लस O2 CO2 ऐसे बना सकते हैं, या बाबा रामदेव मेथड से अनुलोम विलोम करके CO2 बना सकते हैं। तो इसमें CO2 के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो है कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगा अकॉर्डिंग टू मास। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ज्यादातर लॉज ये अकॉर्डिंग टू मास ही है।
यानी ये हमारे जो रह रहा है वो 12:32 बाय मास हम कह सकते हैं। व्हाटएवर, ऑटोमोबाइल के पॉल्यूशन से भी CO2 बन रही है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, कोटा में, सब में ये। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड प्रिपरेशन, ये बाय मास जो है वो किसी कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स के लिए जो है बाय मास जो है वो ये कंपोजिशन में बाय मास वेरियस एलिमेंट्स का कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो एक बार फिर से की पॉइंट को सुन लीजिए। ये जो है प्राउट ने दिया, इसके अकॉर्डिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन एनी कंपाउंड, मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, वो उनके एलिमेंट्स के फॉर्म में टोटल अपन एज अ होल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। एक कोई ग्लूकोज है C6H12O6 थर्ड एलिमेंट भी आ सकता है। वाटर देख लो ना, 2:16 ही रहेगा बाय मास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कंपोजिशन में बाय मास सेम ही रहेंगे। अपन आइसोटोप की बात नहीं कर रहे। अगर आप C14 वाला यहाँ CO2 ले लोगे तब वो फिर ये नहीं लग पाएगा, है ना। इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब इस पे बेस्ड हम यहाँ एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज आस्क्ड इन इट। इसमें कहा गया है 1.8 ग्राम of a certain metal burnt in oxygen gave 3 gram ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट 1.50 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड इन स्टीम इसके लिए कहा जा रहा है गिव 2.50 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। शो द लॉ ऑफ constant proportion by the help of these data। तो समझे कैसे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1.8 ग्राम हमारा मेटल है और 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, कौन से दो एलिमेंट इनके अंदर हो गए? तो ऑब्वियसली एक तो मेटल हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। तो देयर आर 2 रन्स। ओके, फर्स्ट रन में हम बाय मास क्या देख रहे हैं? मेटल एंड ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली सेकेंड रन में भी यही करेंगे। तो ये क्या हो गया? 1.8 ओवर 1.2, 3/2 तो 1.5 है, क्योंकि मेटल को सब्स्टिट्यूट तो करना है। मेटल ऑक्साइड में मेटल है, ऑक्सीजन है, और ये जो है वो 3 - 1.8 1.2 आ गया। अब सेकंड पे आइए। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल।
2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ओके, और कोई प्रोसेस से बन रहा है तो भी 2.5 माइनस 1.5 है ना, कि मेटल ऑक्साइड है, 1.5 तो मेटल ही था, तो ऑक्सीजन इतना हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, तो अगेन ये सेम आया है ना। तो ऐसे भी अपन इसको जो है वो इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दिस इज फॉर लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। ओके, तो ये लॉ जो दिया था वो दिया था डाल्टन ने। क्या ये लॉ कहता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो दो एलिमेंट इसमें मिलके जो है मल्टीपल कंपाउंड्स बनाएंगे। दो एलिमेंट इसमें मिलके क्या बनाएंगे, मल्टीपल कंपाउंड्स। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, C&O। तो ये बना रहे CO एंड CO2। तो ये लॉ कह रहा है कि एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से कंबाइन होने वाले जो यहां पे दूसरे एलिमेंट के वेरियस मास होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, यहां पे जो है वो एक सिंपल रेशियो मेंटेन करेंगे। जैसे इसमें तो फिक्स हो ही गया 12, इसको फिक्स कर लिया, वो फिक्स है ही सही। कार्बन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 और ये क्या हो गया 32, सिंपल हो गया ना, 1:2। ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो, SO2 SO3, अगेन वही हो जाएगा, मतलब 32 48 तो 2:3 हो गया SO2 SO3 में। H2O H2O2, अब इसमें तो 2 हाइड्रोजन का फिक्स हो गया, तो 16:32 1:2 हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें बनता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसमें ये बहुत सारे मिलके जो है कंपाउंड बनाते हैं, N2O, है ना, और क्या बनाते हैं NO, N2O3, फिर N2O4, या इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं NO2, और फाइनली N2O5। तो देखें बाय मास है ये N एंड O, तो N एंड O में हम यहां पे क्या क्या ले सकते हैं, जैसे अभी तो पूरा जैसा है एज इट इज लिख लेते हैं, 14 एंड 16 28 है ना, O का 16 होता है, तो उससे ये कितना हो गया जी 48। इसमें आइए, तो इसमें क्या हो गया, अगर मैं N2 ही लूं तो ये तो 28 रख लूं, और इधर से ले रहा हूं N2O4 से, तो ये कितना हो गया 64, फिर ये 28 और ये कितना हो गया 80। अब मैं नाइट्रोजन का फिक्स कर देता हूं, फिर ऑक्सीजन का देखता हूं, ठीक है ना। तो ये सिंपल रेशियो बियर करेंगे, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट मिलके मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट के वेरियस मासेस में एक सिंपल रेशियो आ रहा है। जैसे कि कितना हो गया 8,
ये कितना हो गया 16, फिर ये कितना हो गया 24, फिर ये कितना हो गया 32, फिर ये क्या हो गया 40. Please see, these are in the ratio 1:2:3:4:5. तो जो कि इलिस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को. Now let's move to the fourth law, that is named as law of reciprocal proportion. वो पढ़ने से पहले एक बात और देख लीजिए. अभी तो ये है कि ये 1:2:3:4:5 में आ रहे हैं, तो ये आज की तारीख में तो ऑक्सीडेशन नंबर को इलिस्ट्रेट करता ही है. ये ठीक है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है इन लॉस की, इन्हीं से केमिस्ट्री डेवलप हुई है, उसमें डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है. अब आज के टाइम में तो इनको अपन कह सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि ये 1:2 आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1:2 रेशियो में होंगे कार्बन के इन कंपाउंड्स में. देख लीजिए 2 और 4 हो, इनमें इस रेशियो में होंगे, तो +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 +5 ऐसे हो गया. लाइकवाइज नाउ वी मूव टू द फोर्थ वन, that is known as law of reciprocal proportion. ये दिया रिचर, साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने, इतना कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए देख लीजिए. ये क्या कह रहा है कि कोई एलिमेंट से दो एलिमेंट अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं. अब यहां जैसे बना CH4, यहां जैसे बना CS2, तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि इसको फिक्स कर लिया कार्बन, तो हाइड्रोजन का मास जो कंबाइन हो रहा है वो 4, और अगर इसमें देखें ये 12 को फिक्स कर लिया तो ये कितना हो गया मेरा 64. तो रेसिप्रोकली जब ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो मास रेशियो 4:64 आना चाहिए, या इसका कोई जो है वो आपका होल नंबर मल्टीपल इसमें जो है वो यहां पे हो सकता है. तो इसको हम बेसिस मानते हुए अगर अपन देखें यहां पे, तो क्या ये प्रूव हुआ, इनका जो कंपाउंड हो गया वो मेरा H2S हो गया. ओके, तो H2S में क्या ये आया क्या उनका मल्टीपल या सेम या ऐसे हैं, तो देखते 2:32, तो सेम ही हो गया 4:64 या 2:32. तो एक बार फिर से की पॉइंट सुन लो. लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन जो कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो उस तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन होने वाले उन एलिमेंट्स के जो मास होते हैं उनका जो रेशियो होता है, तो जब वो इंडिविजुअली आपस में इससे कंबाइन होने के बजाय खुद ये आपस में कंबाइन होते हैं तो वही मास रेशियो या उसका सिंपल होल नंबर रेशियो आता है. तो यहाँ वही आ गया, इस तरह से ये हमारा फोर्थ हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फिफ्थ. फिफ्थ जो है वो हमारा है लॉ ऑफ कंबाइनिंग जो है वो
वॉल्यूम से रिलेटेड। तो इसमें जो कंडीशन दी जा रही है वो दी जा रही है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की, और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में कहा जा रहा है कि जो है गैसेस कंबाइन होती हैं वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम के सिंपल रेशो में, और प्रोडक्ट भी गैस है तो वो भी सिंपल रेशो में होती है। तो इसका जो क्रेडिट है जो जिसने दिया है वो गैलुसेक का है। जैसे फॉर एन एग्जांपल H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। तो वन वॉल्यूम ऑफ इट, तो सिंपल रेशो में ये कंबाइन हो रही हैं, और प्रोडक्ट भी गैस है तो वो भी सिंपल वॉल्यूम रेशो में फॉर्म हो रहा है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर gases combine in the simple volume ratio, and if the product is also gas then that is also in the simple volume ratio, like N2 plus 3H2 2NH3. The one volume N2 under identical condition of temperature and pressure, 3 volume H2 gives 2 volume of ammonia. Now we move to the sixth one. What is the sixth? Sixth is Avogadro's hypothesis. What it says, at the same temperature and pressure equal volume of gases contains इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात यहां नोट करिए कि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, नॉट एटम्स। तो ये भी यहां देखने लायक बात है। अब इसको बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे एनटीपी लिया तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो गया, प्रेशर 1 atm हो गया। तो जो है वो 22.4 लीटर में सभी का 1 मोल ही तो होगा, यानी Na मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे। अब वो एटम्स तो कितना होगा, SO2 में तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, SO3 में 4 से, वो ब्यूटेन हो गई C4H10 तो 14 से, तो वो तो एक अलग बात हो गई है ना। तो उससे ये साफ इसमें हमें नजर आ रहा है। यहां पे हम अब स्टडी करने जा रहे हैं मोल 2, दैट इज बेसिकली स्टाइकियोमेट्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्री। कोई केमिकल रिएक्शन है, N2 plus H2 gives NH3। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाती है केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कर लेते हैं, मैं फील करना पड़ता है किधर जाता है किधर कम है, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। तो ये
2 था तो ये ओके, ये बैलेंस हो गई। तो कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज मोलर कोफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोलर कोफिशिएंट हो गए हैं 1, 3, 2। ये मेरा रिएक्शन बॉक्स हो गया। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड कैलकुलेशंस, ओके, वो क्या कहलाएंगी? स्टोइकियोमेट्री। मेट्री यानी कैलकुलेशन, ओके। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड कैलकुलेशन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बेस्ड कैलकुलेशन क्या कहलाएंगी? स्टोइकियोमेट्री। और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के कोफिशिएंट जिन्हें मोलर कोफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं, वो इन कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सी हियर वी कैन से 1 molecule of N2 combines with 3 molecule of H2 to produce 2 molecule of ammonia। अब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से मास देखो तो क्या हुआ? 28 AMU यानी इतना ग्राम, ओके। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और उसके भी 3 है। और अमोनिया का कितना होता है? 17 AMU। तो अपन उसको लिख सकते हैं 17 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिख ही रहा है, ये कॉमन लेके ये 34। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो है ही सही। तो ये हमें समझ में नहीं आता 10⁻⁻24 इतना स्मॉल नंबर है, इसको फील कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो होगा वो कैसे होगा। मैंने थ्रू आउट जो है वो मल्टीप्लाई किया Na से। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? और Na molecule of it reacts with its 3 Na molecule to gives its 2 Na। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1 mole of N2 reacts with 3 mole of hydrogen to gives 2 mole of ammonia। अब मास के अकॉर्डिंग देखें कितना अच्छा बैठ गया। 28 ग्राम इसका N2 का, H2 का 6 ग्राम है ना, मोल इनटू मोलर मास कितना होता है इसका? 2 ग्राम पर मोल। तो मास इन ग्राम आ गया, ये 34 ग्राम आ गया। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया कि ये जो बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, एटम मॉलिक्यूल, जिनका मास इस ऑर्डर का होता है 10⁻⁻24 ग्राम, उसको भी अपन ने डेली लाइफ में जो हमें फील हो सके मास, उस लेवल में ला दिया। तो इसीलिए तो इनको मोलर कोफिशिएंट भी बोलते हैं कि अल्टीमेटली ऐसे नहीं है। हम जो केमिकल बैलेंस रिएक्शन पे बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे तो इनमें उनका मतलब इस रेफरेंस में लाएंगे, 1 मॉलिक्यूल रेफरेंस में नहीं लेंगे, है ना। तभी तो वो कैलकुलेशन इस तरह से हो पाती है। 28 ग्राम उसको अपन 10⁻⁻24 ग्राम के ऑर्डर में करेंगे तो वो जो है वो बड़ा ही जो है वो कॉम्प्लेक्स सा डेटा बनेगा। तो इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट के यूज से अपन ऐसे इनको लिख सकते हैं और इसीलिए इनको मोलर कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि स्टोइकियोमेट्री में केमिकल इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
Now, I ask you here a simple question कि क्या ऐसे लिखना सही है या गलत है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 NH3। तो क्वेश्चन ये है कि इज इट राइट और रॉन्ग। तो हाफ मॉलिक्यूल को हाफ कैसे करोगे, उस तरह से नहीं सोचना है। अब हमने फिक्स कर लिया ये इनके मोलर कॉफिशिएंट होते हैं ना। माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री है, यहाँ तो ग्राम में ही कितने एटम हो जाते हैं। हाइड्रोजन के 1 ग्राम है, H1 ग्राम है, तो उसके 1 मोल Na एटम्स हो गए। हाइड्रोजन एटम है कितना 1 ग्राम, तो उसके Na एटम हो गए, 1 मोल्स हो गए। तो यहाँ ये मोलर कॉफिशिएंट है। तो यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बोलते हम, जैसे ये मोलर कॉफिशिएंट है तो हाफ मोल ऑफ N2 कंबाइंस विद 3/2 मोल ऑफ H2 टू गिव 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि इसका 14 ग्राम है ना, हाफ मोल को मास में बदल दिया 28 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करके। इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से कंबाइन होके उसका 1 मोल यानी 17 ग्राम बना रहा है। तो ये तो सही बात है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात ये है कि हम ज्यादातर ऐसे ही लिखेंगे, है ना, फ्रैक्शनल वाला कम लिखते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये गलत तो नहीं है ना, क्योंकि ये मोलर कॉफिशिएंट से ज्यादातर तो हम ऐसे ही इनको यूज करेंगे। अब बैलेंसिंग की बात करें तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। लाइकवाइज ये फर्स्ट तो अपन ने अभी देखा ही, हिट एंड ट्रायल। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा ये फील करना चाहिए कि किस तरफ वो एलिमेंट ज्यादा है और किस तरफ कम है। तो जहां वो कम पड़ गया, यहाँ 2 है, यहाँ कम पड़ गया, तो वो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही सही। तो वो जैसे ही एक एलिमेंट बैलेंस होने लगता है, बाकी सब भी अपने आप होने लग जाते हैं। तो ये अपन करते ही हैं हिट एंड ट्रायल और यूज में लाते रहते हैं, जैसा कि हम यहाँ भी क्वेश्चंस में देखेंगे। एक ये हमारी टेक्निक है, दैट इज ACM, एटम्स कंजर्वेशन मेथड। तो इसको अपन देखेंगे। और थर्ड, हाइड्रोकार्बन के कंबशन का मेथड है बैलेंसिंग का, उसकी भी कुछ टेक्निक अपन डेवलप करेंगे, उसको अपन देखेंगे। बाकी फिर जब अपन मोल 3 पढ़ेंगे रेडॉक्स, तो रेडॉक्स के लिए तो एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है बैलेंसिंग का रेडॉक्स के लिए, 5th भी रेडॉक्स के लिए, 4th भी रेडॉक्स के लिए। और एक क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ON ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसकी भी अपन चर्चा जो है वो आने वाले लेक्चर्स में इस मोल कॉन्सेप्ट में मोल 3 में करेंगे। नाउ आई वांट टू शो यू this second one which is a technique, atoms conservation method, कि इसके द्वारा हम कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं। वो एग्जांपल है कि Na2S2O3 combines with I2 iodine to give Na2
S4O6 प्लस NaI। अब यहां पे इस ACM वाली टेक्निक में हमने क्या किया, ये इनके मोलर कोएफिशिएंट दे दिए A, B, C, D, ओके, और अज्यूम कर लिया कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस हो गई तो उसका ये भी मतलब हुआ कि हर एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड में बराबर बराबर होंगे। तो हमारा यहां एम क्या है वो सुनिए। एम ये है कि बी सी डी को भी ए के टर्म्स में लाएंगे और फिर कॉमन लगा लेंगे। कॉमन लगाना मतलब जो है वो एक को कॉमन लगाएंगे, यानी उससे डिवाइड करेंगे, एक गायब हो जाएगा। फिर अगर वो कोई रेशियो वाइज आ रहा होगा तो उसे पॉजिटिव इंटीजर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देंगे। तो बीसीडी को ए के टर्म्स में लाना चाह रहे हैं और फिर ए के टर्म में सब आगे ए कॉमन लगा के ए को हटा देंगे। फिर रेशियो वाइज आ रहा होगा तो कोई से मल्टीप्लाई करके नंबर से और पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में लाके बैलेंस कर देंगे। तो सोडियम देखें, इधर 2A है और इधर कितना है 2C प्लस D। अगर बैलेंस है तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए इनके नंबर। सल्फर पे आओ जी, ये इधर कितना है 2A है और इधर कितना है सल्फर 4C। तो इससे क्या हुआ, C आ गया जो अपन चाह रहे थे BCD को A के टर्म्स में लाना। तो सबसे पहले तो ये C आ गया A/2। C की इस वैल्यू को यहां पुट किया तो D भी आ गया A के टर्म्स में A। अब बारी किसकी, O B बचा है अब तो केवल, और O में तो वही रिजल्ट आएंगे, A D का रिलेशन, A C का रिलेशन, वो हमें चाहिए नहीं, वो तो हो चुका है। B का रिलेशन चाहिए, O में B तो है ही नहीं, तो हम उसको छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, वो तो सेम रिजल्ट अगेन दे देगा। हमें तो B को चाहिए A के टर्म में करना है, तो आयोडीन पे हम लगाएंगे। तो आयोडीन एटम्स का नंबर अगर ये बैलेंस है तो बोथ साइड सेम होना चाहिए। तो आई कैन से 2B इधर तो, और इधर क्या है D, और D इक्वल क्या आ चुका है A, तो इंप्लाइज B इक्वल टू A/2। तो ये भी आ गया। तो हमारा पहला स्टेप इसमें ये यहां पे कंप्लीट हुआ कि BCD को भी हमें किस टर्म में लाना था, A के टर्म में, तो वो हम अभी यहां पे ला चुके हैं। अब थ्रू आउट हम A से डिवाइड कर देंगे, A को कॉमन ले लिया, यानी डिवाइड कर दिया इससे। अच्छा बाय 2 आ रहा है ना, तो 2/A ऐसे कर दिया। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, आई कैन से 2Na2S2O3 plus I2 gives Na2S4O6, ठीक है ना, plus 2NaI। Now this is balanced। क्रॉस चेक कर लो, सोडियम जो है इधर 4 उधर भी 4, सल्फर इधर 4 उधर भी 4, ऑक्सीजन 6, आयोडीन 2। तो इस तरह से ये हम बैलेंस कर सकते हैं। हिडन ट्रायल से तो कर ही सकते हैं। तो और भी जैसे IIT में भी एक बार एग्जांपल आया था, Na2CO3 प्लस Br2 रेडॉक्स से भी हो रहा था बैलेंस, NaBr विच गिव्स NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2। NaBr का कोफिशिएंट पूछा था 5, 2011 JEE एडवांस में आया था। तो वो या तो इससे कर लो या रेडॉक्स से कर लो। तो मतलब ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस तरह के बैलेंसिंग, जो JEE एडवांस में पिछले कई सालों में जो पूछे जाते रहे हैं। और जैसे अभी मॉडर्न केमिस्ट्री ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर बेस इस पे समझी जाती है,
तो उस हिसाब से जो है वो बैलेंसिंग रेडॉक्स की में अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नाउ आई मूव टू द बैलेंसिंग ऑफ combustion reaction of Sc यानी हाइड्रोकार्बन। तो जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बनने वाला कंपाउंड होता है। और कंबशन यानी अपन जला रहे हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन और जो है वो उसको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन मतलब अपन कुछ नहीं दिया है तो कंप्लीट कंबशन से ही लेंगे। कोई भी हाइड्रोकार्बन अपने कंबशन पे जो बनाता है वो बनाता है CO2 एंड H2O, है ना, कंप्लीट कंबशन मानते हुए। तो इसमें एक बैलेंसिंग सीक्वेंस की टेक्निक है, वो है CHO। और टेक्निक को भी याद करने की टेक्निक है एल्डिहाइड। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से इसको जो है अपन याद रख सकते हैं। तो समझिए कि अपन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं इस टेक्निक में कि कैसे ये फटाफट बैलेंस हो सकती है एक शॉट में। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एथीन लिया, उसका कंबशन किया, डेल्टा यहाँ हीट का साइन। तो हाइड्रोकार्बन अपने कंबशन पे क्या बनाते हैं? CO2 प्लस H2O। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि बैलेंसिंग सीक्वेंस इनका क्या है? CHO। तो पहले C को बैलेंस किया, फिर H को किया और फाइनली O को कर लिया। O को सबसे एंड में करा मैंने, C को कर लिया, फिर H का 2 करके कर लिया, फिर O जोड़े इधर 4 6, तो इधर यहाँ 3 कर दिए। तो ये हैप्पी सिंग हो गई। केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस होती है तो वो हैप्पी सिंग हो जाती है, नहीं तो सैड सिंग, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे लगाएं। तो यहां पे चेक कर लीजिए, ये बैलेंस हो चुकी है। अब कुछ पॉइंट और हैं कि अपन वाटर को इसमें इन जनरल तो लिक्विड मानते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे मानते हैं? उनकी स्टेबल स्टेट में मानते हैं कंबशन रिएक्शन में। लेकिन कभी ऐसा हिंट हो कि 100 डिग्री सी और अबाउट टेम्परेचर है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से वो ऊपर है, तब अपन गैस मानेंगे। मतलब अपन कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स है उनको क्या मानते हैं? उनकी स्टेबल स्टेट वाला मानते हैं, तो H2O को लिक्विड मानेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो, कोई स्पेशल एग्जाम्पल हो कि टेम्परेचर ऐसे मेंटेन है 100 डिग्री सी और अबाव, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट या उसके अबाव हो गया, तो फिर अपन इसको H2O को गैसियस लेंगे। अदरवाइज तो स्टेबल स्टेट लिक्विड होती है वाटर की, वो ही लेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स लगाते हैं बैलेंसिंग के। जैसे ये ले लिया मैंने एल्केन, अब इनका बैलेंसिंग मेरे को देखना है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी अपन ले लेते हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ये एल्कीन, ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके, जहां N हमारे क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ लेट्स टेक वन मोर,
CnH2n-2, n क्या बता रहा है यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हर केस में प्रोडक्ट्स क्या है, CO2H2O, प्रोडक्ट्स क्या है, CO2H2O, प्रोडक्ट्स क्या है, CO2H2O। जी बैलेंसिंग सीक्वेंस की टेक्निक क्या है हाइड्रोकार्बन के कंबशन रिएक्शन में, CHO, पहले C को बैलेंस कर लो, फिर H को, फिर O को। तो ये C को कर लिया, H को करना है ना, 2n+2 है, तो इधर रखा n+1, तो इधर भी 2n+2 हो गए, चेक कर लो, 2n+2, 2n+2। O पे आओ, O कितने हो गए, RHS में 2n + n+1, यानी RHS में ये हो गए O, एल्केन वाले केस में 3n+1। तो LHS में भी कितने होने चाहिए, ऑब्वियसली इतने ही होने चाहिए, जो है वो 3n+1 O है ना, O की मैं बात कर रहा हूं, 3n+1 O। तो यहां एटोमिसिटी 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3n+1/2। मैं क्या लिखूंगा, 3n+1/2, चेक कर लूंगा, 3n+1/2 इंटू 2, तो ये भी O, इधर भी कितना हो गया, 3n+1 हो गया, LHS में भी 3n+1 हो गया। नाउ C बैलेंस, H बैलेंस, अब किसका आखिरी में नंबर, O का, RHS में कितने हो गए, O n+2n, O की बात कर रहा हूं, यानी 3n हो गए, तो इधर लिख देते हैं 3n/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कुछ एरर हो तो वो रिमूव हो जाएगी, है ना। तो ये C हो गया, H हो गया, O ऐसे हो गए, क्रॉस चेकिंग से बढ़िया रहता है, वो एरर्स एलिमिनेट हो जाती हैं। तो 2n, ठीक है, O की बात चल रही थी, 2n+n, यहाँ 2n हो गई, n हो गई, तो 3n यहाँ पे हमारे जो है वो रहे हैं, तो उधर भी 3n आना चाहिए, तो एटोमिसिटी 2 है, तो ठीक है, 3n/2, तो यहाँ भी 3n उससे O हो जा रहे हैं, और C को तो कर ही लिया था बैलेंस, और H को भी कर लिया था। नाउ वी मूव टू दिस एल्काइन, तो फर्स्टली N, नाउ नेक्स्ट इज H, 2n-2 है, 2n-2 लाना है यहाँ पे, है? और ये 2 तो ऑलरेडी है, तो आई थिंक n-1 विल बी फाइन हियर, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली बैलेंसिंग CHO सीक्वेंस से फटाफट हो जाएगी। तो ये C बैलेंस किया, H इधर 2n-2 हैं, तो इधर भी 2n-2 होने चाहिए, तो 2 एटोमिसिटी, तो मल्टीप्लाई करो, 2n-2 इधर भी हो गया। अब वैसे ही O का हर बार कर रहे हैं वैसे करते हैं, ये 2n इधर हो गया, प्लस ये कितना हो गया, n-1, यानी 3n-1 हो गया, ठीक है, 2n + n-1। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 3n-1/2, क्योंकि मैं लाना तो क्या चाह रहा हूं, 3n-1। तो अगर मेरे को कोई कॉफिशिएंट A चाहिए, वो आ जाना चाहिए 3n-1, क्योंकि O इधर इतने ही है, एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि वो कॉफिशिएंट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तब जाके मेरा क्या आएगा, जो है 3n-1। तो यहां जो कॉफिशिएंट A, उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ये A है सपोज करो, तो A की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो कितनी हो गई, 3n-1/2। तो हम ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें जो कंबशन है CXHY का देखना है। अब ये CXHY एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो गया। क्यों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये ना एल्केन है, ना एल्कीन है, ना एल्काइन है, ना बेंजीन, टोलुइन, कुछ भी नहीं है।
या हम कह सकते हैं सब कुछ है, एक्स और वाई की अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करते जाओ तो आता जाए। मीथेन बनाना है तो x1 कर दो, y इक्वल टू क्या कर दिया, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कोई भी हाइड्रोकार्बन का, y4 कर दिया। एल्काइन बनाना है C2H2 x2 हो गया, y2 हो गया। एथीन बनाना है x2 हो गया, y कितना हो गया, उस केस में 4 हो गया। बेंजीन तो x और y क्या हो गया, बेंजीन के केस में x और y क्या हो गया, 6 और 6। तो प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है। तो क्लासिक हो गया, तो क्लासिक का क्लासिक भी हमें याद है कि वो CHO टेक्निक में कर लो तो ये फटाफट बैलेंस हो जाएगी। तो ये C को कर लिया, फिर H को कर लिया, O की बारी जी, कितने O हैं, 2x प्लस वाई बाई 2। अब सपोज करो यहां एक कॉफिशिएंट है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया था, तो एटोमिसिटी 2 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो A निकाल लो, तब वो बैलेंस हो गया। तो ये A की वैल्यू यहां पे सॉल्व किया तो क्या हो गई, x प्लस वाई बाय 4, तो ये आ गई x प्लस वाई बाय 4। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट याद करने की भी आपको जो है वो सलाह दूंगा कि CxHy प्लस x प्लस वाई बाय 4 O2 गिव्स x CO2 प्लस वाई बाय 2 H2। तो इस तरह से ये आप डायरेक्ट भी याद रखो, क्योंकि सब पे फिट बैटरी है, एल्केन एल्किन एल्काइन, कोई से भी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे भी। एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लिया, तो नॉलेज है ये कि ये भी अपने कंबशन पे क्या ही बनाते हैं, CO2 प्लस H2O। तो जी यहां आपने क्या नॉलेज गेन करी कि हाइड्रोकार्बन तो अपने कंबशन पे CO2 H2O बनाते ही हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी अपने कंबशन पे CO2 एंड H2O बनाते हैं। उनमें भी बैलेंसिंग सीक्वेंस CHO होता है। O का अपन लास्ट में रख रहे हैं क्योंकि उसमें LHS में O2 है तो इंडिपेंडेंट है, तो दूसरे के बैलेंसिंग को वो डिस्टर्ब नहीं करता है ना, इसलिए अपन O को एंड में कर रहे हैं, क्योंकि वो LHS में उसका बैलेंसिंग O2 से, तो वो दूसरे के बैलेंसिंग को डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा। तो ये C को बैलेंस किया जी, फिर किसको बैलेंस किया, H को, y बाय 2। तो जैसा कि अभी पहले किया था वैसे ही यहां x प्लस वाई बाय 4 आ जाएगा, अभी तक है ना, ये यहां लिखा भी हुआ है। लेकिन इनमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि Z ऑक्सीजन के एटम्स तो कंपाउंड खुद भी तो सप्लाई कर रहा है, तो आपको इतने नहीं लेने पड़ेंगे, Z कम लेने पड़ेंगे। तो Z को कम करते हैं, तो यहां 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, Z को कम करने के लिए माइनस Z बाय 2 कर दूं, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो आप देखोगे इधर भी x प्लस वाई बाय 4 हो गए, उधर भी x प्लस वाई बाय 4 हो गए। तो एक बार और सुन लीजिए कि इस वाले में भी इसकी तरह ही हुआ। अब इधर x प्लस वाई बाय 4 है, इधर भी x प्लस वाई बाय 4 होने चाहिए, तो अपन ने x प्लस वाई बाय इधर जो है वो आपके दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तो इधर कितने हो रहे हैं, यहां तक 2x प्लस वाई बाय 2 ये हो रहे हैं, है ना। तो इधर भी यही होने चाहिए, तो 2x प्लस वाई बाय 2 हो गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि ZO एटम्स कंपाउंड भी तो सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तो 2x प्लस वाई बाय 2 ही रखने हैं, तो Z को आप सब्सट्रैक्ट करें। अब Z बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, एटोमिसिटी है, तो प्लस Z माइनस Z ओके, वो तो खत्म हो गया Z, और इधर भी 2x प्लस वाई बाय 2, तो इधर भी 2x प्लस यहाँ पे वाई बाय 2 O आ गया।